नमस्कार। हम सब अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? आज हम केमिस्ट्री की इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे वो बुनियादी नियम जो एक शांत ग्लास पानी से लेकर एक जोरदार धमाके तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर एक नरम चमकीली सी धातु को बस पानी में डाल दिया जाए, और अगर वो धातु सोडियम हो तो नतीजा एक जबरदस्त धमाका। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है तो बस एक मेटल और पानी, है ना? इसी विस्फोटक पहेली का जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस बड़े धमाके की वजह जानने के लिए हमें बहुत ही छोटा सोचना पड़ेगा। जवाब छिपा है एटम्स के लेवल पर, वो अनदेखे कण जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। तो सबसे पहले मिलते हैं एटम से, हर चीज का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक। इसे समझना केमिस्ट्री की ABCD सीखने जैसा है। देखिए, एक एटम को एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह समझिए। बिल्कुल बीच में होता है एक न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स या शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। केमिस्ट्री की दुनिया में सारे इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। ज्यादातर जो केमिकल एक्शन होता है ना, वो सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और असल में यही असली खिलाड़ी हैं। तो इतने सारे एटम्स और उनके बर्ताव का हिसाब कैसे रखा जाए? यहीं पर काम आती है पीरियोडिक टेबल। इसे सिर्फ रटने वाला एक चार्ट मत समझिए, ये एक जबरदस्त टूल है, एक तरह की चीट शीट जो हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट कैसे बर्ताव करेगा। इसे पढ़ना बहुत आसान है। देखिए, जो ऊपर से नीचे वाले कॉलम हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक जैसी होती है। और जो लेफ्ट से राइट वाली पंक्तियां हैं वो है पीरियड्स। ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही कॉलम के एलिमेंट्स एक परिवार जैसे होते हैं। उनका बर्ताव, उनकी आदतें, सब कुछ काफी मिलता जुलता होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, इनके पास सिर्फ एक बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, और ये उसे किसी भी तरह से देना चाहते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रुप 8 की नोबल गैसें। इनका बाहरी शेल पूरी तरह से भरा होता है। ये एकदम संतुष्ट और स्टेबल हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। ये टेबल कितनी कमाल की चीजें हैं ना? अच्छा, अगर नोबल गैसें इतनी स्टेबल हैं तो बाकी एटम्स क्या करते हैं? वो बॉन्ड बनाते हैं। ये एटम्स की सोशल लाइफ जैसा है, जहां वो एक दूसरे से जुड़कर स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। ये सब कुछ एक ही बुनियादी नियम पर टिका है, शायद पूरी केमिस्ट्री का सबसे जरूरी नियम, कि ब्रह्मांड में हर चीज एक कम एनर्जी वाली स्टेट में जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो एक एटम के लिए ये कम एनर्जी वाली स्टेट क्या होती है? ये होती है एक पूरी तरह से भरा हुआ बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल, बिल्कुल नोबल गैसों की तरह। बस यही हर एटम का सबसे बड़ा मकसद है, और इसी मकसद की वजह से बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स। स्टेबिलिटी पाने का एक तरीका है आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चुरा लेता है। जैसे सोडियम अपना फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमक के क्रिस्टल में होता है। दूसरा तरीका है शेयरिंग का, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ दो एटम अपने बाहरी शेल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। ये एक तरह का टीम वर्क है। पानी का मॉलिक्यूल H2O इसी तरह बनता है। और फिर आता है मेटालिक बॉन्ड। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि पॉजिटिव न्यूक्लियस का एक जाल है जो इलेक्ट्रॉन्स के एक समुद्र में तैर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के नहीं हैं, बल्कि सबके हैं। ये फ्री होकर घूमते हैं, और इसी वजह से मेटल्स बिजली के इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं और उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो एक बात जल्दी से देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, और मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र बन जाता है। 3 अलग अलग तरीके, पर मंजिल एक ही है, स्टेबिलिटी। तो जब ये पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बस एटम्स का एक तरह का रीअरेंजमेंट है, ताकि वो पहले से ज्यादा स्टेबल और कम एनर्जी वाली स्टेट में पहुंच सकें।
इसे समझने के लिए पहाड़ी पर रखी एक गेंद के बारे में सोचिए। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको पहले थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। गेंद को पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर धक्का देना पड़ता है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक बार जब गेंद चोटी पर पहुंच जाती है तो वो दूसरी तरफ ढलान पर बहुत तेजी से लुढ़कती है और इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी छोड़ती है। और बस अब हम वापस आ गए अपने शुरुआती सवाल पर। सोडियम और पानी का रिएक्शन एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो गेंद पहाड़ी के दूसरी तरफ बहुत बहुत नीचे तक जाती है और इस प्रोसेस में जो भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है वही हमें एक जोरदार धमाके के रूप में दिखती है। ये सारे नियम सिर्फ लैब के लिए नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हर चीज को समझाते हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। एक बहुत ही आम सवाल है, तेल और पानी आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? इसका जवाब भी एटम्स और उनके बॉन्ड्स में ही छिपा है। इसकी वजह है पोलैरिटी। पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मैग्नेट की तरह होते हैं। उनका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए वो पोलर कहलाते हैं। जबकि तेल के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, उनमें ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। और केमिस्ट्री का एक बहुत पुराना नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें ही एक जैसी चीजों में घुलती हैं। क्योंकि पानी और तेल एक जैसे नहीं हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते। तो फिर सवाल उठता है कि साबुन कैसे काम करता है? वो तेल और पानी को मिलाने का जादू कैसे कर लेता है, जबकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते? साबुन के मॉलिक्यूल्स, जिन्हें सरफैक्टेंट कहते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। उनका एक सिर होता है जो पानी की तरह पोलर होता है और एक पूंछ होती है जो तेल की तरह नॉन पोलर होती है। तो पूंछ जाकर तेल और गंदगी से चिपक जाती है और सिर पानी के साथ दोस्ती कर लेता है। इस तरह गंदगी एक छोटे से बुलबुले में कैद हो जाती है और पानी के साथ बह जाती है। तो देखिए, हमने एटम से शुरू करके धमाकों और साबुन तक का सफर तय कर लिया, और ये सब एक ही आइडिया पर टिका है कि हर पदार्थ हमेशा स्टेबिलिटी की तलाश में रहता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हर चीज कम एनर्जी और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है, तो फिर हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।